अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार देने के लिए। और फिर आपने आज कहा था कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएं, तो आज हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं। हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप को हम कवर करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन पहला ये है, व्हाट इज फाइनेंस? सो वी कैन से दैट नो एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन विदाउट फाइनेंस। एवरी एक्टिविटी नीड्स फाइनेंस एंड एवरी एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट नीड्स फाइनेंस। तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें जो है वो पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी। जब तक पैसा नहीं होगा, तो फाइनेंस नहीं होगा आपके पास, तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो है पैसा चाहिए। आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आपका वो बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी रन नहीं हो सकती। पैसे के साथ आप एम्प्लॉयज को पे करोगे, क्रेडिटर्स को पे करोगे, तो पैसा होगा तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। जब आपके पास ये बात क्लियर हो गई, तो फिर हम सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन पे चलते हैं कि लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस है, तो फिर इसका क्या पर्पज है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगा। फिर उस पैसे को, उस फाइनेंस को मैनेज करने का नाम जो है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है, द एक्टिविटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजों को प्लान करते हैं। ठीक है, तो प्लान किया जाएगा उस पैसे को, फिर रेज किया जाएगा कहां से पैसा आएगा। प्लान तो कर लिया, फिर उसके बाद रेज भी तो करना है ना कि पैसा आएगा कहां से, किस रिसोर्सेज से आएगा। आप उधार लोगे, आप अपने शेयर्स को इशू करोगे, आप अपने फैमिली मेंबर से पैसा लोगे, कहां से पैसा आएगा, रेजिंग। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोलिंग। उस पैसे को कंट्रोल करना कि इधर आप उसको ठीक जगह पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो, उसको कंट्रोल करना, उसकी फोरकास्टिंग करना, उसको इतने अच्छे से यूज करना कि आपके पैसे का पर्पज पूरा हो जाए, आप उससे ज्यादा ग्रो कर सको। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस, कि जो फंड्स आपने बिजनेस के अंदर यूज करना है उनको एडमिनिस्ट्रेट भी करना है कि कहाँ खर्चा हुआ है, कितने पैसे तुमने खर्च किए हैं, कितने उसमें से बचाए हैं, कितने प्रॉफिट में गए हो, कितने लॉस में गए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, लोगों को पे करना, वेजेस पे करने। ठीक है, इस सारी चीज को मैनेज करने के लिए हमें जो है, हम उस चीज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। फाइनेंस पैसा हो गया और मैनेजमेंट उसको मैनेज करना। तो ये सारी डेफिनेशन जो है ये बेस करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात करें स्कोप की, कि मैनेजमेंट की एक वाइडर स्कोप होती है, एक नैरो डाउन स्कोप नहीं होता कि फाइनेंस बस लिमिटेड सी चीज है। नो, इट्स अ वाइडर स्कोप। एवरी मैनेजर वांट्स दैट, के मैनेजर की ये कोशिश होगी कि वो अपने पैसे को, फाइनेंस को प्रोक्योर करे और इतने अच्छे से यूज करे कि उसको बेहतर चीज के लिए, बेहतर अपने डिसीजन मेकिंग करके उससे और ज्यादा पैसा, मनी जनरेट कर सके। तो वो क्या काम करता है, वो 3 डिसीजन मेकिंग करता है स्कोप में। एक है इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फिर है डिविडेंड डिसीजंस और फिर है फाइनेंसिंग डिसीजंस। इफ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टिंग डिसीजन, जब भी पैसा उस मैनेजर के पास आ गया तो उसको ये डिसीजन मेकिंग करनी होती है। 2 तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, कि उस पैसे को वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा। इफ दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म पीरियड, तो लॉन्ग टर्म पीरियड को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है। कैपिटल बजटिंग हम कहां पे करते हैं, हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। लाइक आप बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया आपने, फिर उसके बाद आप कोई भी जो है वो प्लांट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड है या कैपिटल बजटिंग है। ये डिसाइड करना जो है ये मैनेजर का काम होता है। वो उसको डिसाइड करता है कि मुझे अपने पैसों को कहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो क्यों इन्वेस्ट करता है, शॉर्ट टाइम पीरियड का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल। इफ यू टॉक अबाउट द वर्किंग कैपिटल, हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्किंग कैपिटल कहते हैं कि अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, किसको, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। वो जितने भी शॉर्ट टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टाइम पीरियड की अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, बिजनेस की चीज़ों को पूरा करना है, उसके लिए जब भी वो प्लानिंग करेगा या पैसे को इन्वेस्ट करेगा उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे या शॉर्ट टर्म
के लिए इन्वेस्टिंग या डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। तो आपको ये समझ आ गया ना। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब उसने फाइनेंस के डिसीजन लेने हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में होता क्या है, एक तो वो ये काम करता है कि वो पहले ये देखता है कि वो सोर्सेज से पैसा जनरेट करेगा, कौन से सोर्सेज से पैसा जनरेट करेगा, और जब वो पैसा आ जाएगा तो उसको कितना पैसा चाहिए और कितना ही अच्छे तरीके से उसने उसको इन्वेस्ट करना है और कब उसको पैसा चाहिए, ये इस चीज़ का वो डिसीजन मेकिंग करता है। सबसे पहला वो डिसीजन लेता है फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन। फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन में मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उसको कितना पैसा चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंस, के फाइनेंस रिक्वायर्ड कितना है उसको और कब चाहिए, एडिकेट फाइनेंस कितना चाहिए उसको। सो लेट्स टॉक अबाउट, हम यहां पे अगर इसको लिखें एडिकेट फाइनेंस, मतलब उसको कितना एडिकेट फाइनेंस चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी, कितना रिक्वायर्ड फाइनेंस उसको नीडेड है। ये बात हमने यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड कर ली। और कब, व्हेन, ठीक है। ये दो सवालों के जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन में डिसाइड करता है मैनेजर कि कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। फिर है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। दूसरा डिसीजन जो फाइनेंसिंग डिसीजन में किया जाता है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं कि स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि पैसा जो आपके पास आएगा, फाइनेंस जो आएगा वो किन सोर्सेज से आएगा। सोर्सेज को डिफाइन किया जाता है बेसिकली कि आप बोरोविंग करोगे, आप अपना पैसा जनरेट करोगे, आपके पास फैमिली मेंबर्स के पास पैसा है, आप बैंक से लोन लोगे, आप शेयर्स को इशू करोगे, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आ जाते हैं सोर्सेज कि किन सोर्सेज से पैसा जनरेट किया जाएगा। बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, शेयर्स इशू किए जाएंगे, बैंक से लोन लिया जाएगा। दीज आर द थिंग्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग। होप्स हो कि आपको यहां तक बात समझ आ गई हो। तीसरा वो डिफाइन करता है डिविडेंड डिसीजन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें डिसाइड किया जाता है डिविडेंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कि जितना भी कंपनी ने डिविडेंड या पैसा कमाया है, प्रॉफिट अर्न किया है, उसमें से कितना पोर्शन जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, डिवाइड कर देना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और कितना पैसा उसमें से रिटेन करके रख लेना है। अब इसमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है यहाँ पे कि जो शेयर होल्डर्स हैं दे वांट के मोर मनी। शेयर होल्डर जो हैं वो क्या चाहेंगे, दे वांटिंग द मोर मनी, ठीक है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके पास है, डिविडेंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले, वो ये चाहते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही होती है, मैनेजर्स क्या चाह रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर लिया जाए फॉर द फ्यूचर यूज़। कंपनी उसको यूज़ कर सके, वो डिफरेंट प्रोसेस के लिए उसको यूज़ कर सकती है, एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स यूज़ कर सकती है, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी यूज़ कर सकती है, ठीक है। उसके लिए वो पैसे को सेव करना चाहती है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो वी कैन से दैट इट इज़ द डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ डिविडेंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, मैनेजेरियल डिसीजन प्रोसेस जो है एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है कि ये डिसाइड करना कि किस तरह से अब इसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो चलें, ये स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब हमने यहाँ पे कवर कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द नेचर, फाइनेंस जो है वो किस नेचर का होता है। सबसे पहला जो है, इट इज इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि कैन नॉट डन विदाउट, इसके बगैर जो है वो हम कुछ काम नहीं कर सकते। फाइनेंस के बगैर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना सकते। सो वी कैन से दैट इज द इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन। इसके बगैर काम नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नेचर ऐसी है कि ये नहीं है कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए चला उसके बाद खत्म। फाइनेंस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलता है। ये मार्केटिंग में भी काम आएगा, अकाउंटिंग में भी काम आएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर भी काम आएगा, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। तो ये हर फील्ड के अंदर लाया करेगा। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, उसको कितना पैसा चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, एक्यूरेटली डिसीजन मेकिंग की जाती है उसके अंदर, ठीक है, ताकि वो एट द स्पॉट जब पैसे की जरूरत हो तो उस वक्त वहां पे फ्लो किया जा सके। अगर लेट होगा तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। सो हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करना ईजी हो जाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आसानी हो जाती है फाइनेंस के थ्रू कि भी उन्होंने किस तरह का प्रोजेक्ट लगाना है, कितना डिविडेंड डिवाइड करना है, कितना इंक्रीमेंट देना है, कितना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज करना है। ये सारी चीज़ें जो है ये फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता चलती हैं कि हमारी स्टैंड पावर क्या है, हम कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं।
देन इट इज़ द हेल्पफुल इन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी हेल्पफुल करता है कि कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसमें पता चलता है कि ये कंपनी इतना परफॉर्म कर रही है, इतना ग्रो कर रही है, इसका फाइनेंस टर्नओवर इतना है, इसके रिसोर्सेज इतने हैं, इसके पास इतना पैसा है, इसकी लिक्विडिटी पावर इतनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। सो वी कैन से इट इज़ हेल्पफुल इन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इट हैज़ अ वाइड स्कोप, मैंने आपको पहले बता दिया कि एक वाइड स्कोप रखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये नहीं है कि एक नैरो स्कोप हो। ये अकाउंटिंग में भी आपको हेल्पफुल करता है, ये आपको इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज़ में जहाँ पे आप सप्लाई एंड डिमांड की बात करते हैं, जहाँ पे आप जो है वो पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, ठीक है, जीडीपी की बात करते हैं, वहाँ पे सब जगह पे फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइनेंस से ही जुड़ी हुई सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो सो वी कैन से दैट इट हैज़ अ वाइडर स्कोप। ओके, now let's talk about the functions of financial management. There are the lot of functions, limited से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले है estimation of capital requirement। फंक्शन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये करता है कि सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितना एडिकेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए कंपनी को रन करने के लिए। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा। फिर जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए मेरे प्रोजेक्ट लगाने के लिए, मुझे कितनी अमाउंट चाहिए, तो हम तब तक इसका मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल, जब हमें ये डिसाइड कर लिया कि हमें कितना एडिकेट फाइनेंस चाहिए, देन वी कैन डिसाइड दैट के कैपिटल कंपोजिशन कैसी होगी, कैपिटल किस तरह से हमें अरेंज करें। हम अपनी फैमिली मेंबर से अरेंज कर सकते हैं, या सिर्फ हमें बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी, या हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे, या बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ काम करना है या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपने सोर्सेज को जनरेट करके प्रॉफिट ये पैसा को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे हम सोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। और कहाँ से पैसा आएगा, बैंक से आएगा, बॉन्ड्स इशू करके आएगा, शेयर से आएगा। इन चीज़ों को हम जो है वो डिटरमिन करते हैं ऑफ कैपिटल कंपोजिशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। तीसरा फंक्शन ये है कि फंड्स को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा, फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड इन्वेस्ट किया जाएगा और फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड इन्वेस्ट किया जाएगा, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। अब ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसी जगह प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करें जहां से हमें लॉस होने का खर्चा हो, तो हमें प्रॉफिट वाली जगह पे, ग्रोथ वाली जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये थर्ड फंक्शन होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। फिर है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब पैसा आपके पास आ गया, सरप्लस पैसे हैं आपके पास, सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं आपके पास, तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो आप जो पैसा आपने वो डिविडेंड के तौर पे देना है, बोनस के तौर पे देना है, या उसको रिटेन करना है फॉर द एक्सपेंशन, फॉर द इनोवेशन ऑफ द कंपनी। कोई इन्वेंट करेंगे, कोई चीज़ नई चीज़ बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, प्लांट को बढ़ाएंगे, इन्वेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्पोजल ऑफ सरप्लस के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देन है फिर हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ कैश, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश। देखें, अगर कैश की मैनेजमेंट नहीं होगी ना कंपनी के अंदर, तो इसका मतलब वो कंपनी ठीक से रन नहीं कर पाएगी। मैनेजमेंट क्या है कि आपके पास इतना एडिकेट फाइनेंस होना चाहिए कि आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे करना है, आपको वेजेस पे करने हैं, आपको अपनी लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ को मीट करना है, ठीक है, आपने क्रेडिटर्स को पे करना है, सप्लायर्स को पे करना है। तो इतनी मैनेजमेंट आपके पास कैश की होनी चाहिए कि आप ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सको, ठीक है। देन है हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है कि आपने सारा काम कर लिया, आपने फंड्स जनरेट कर लिए, आपने प्रोक्योर कर लिया फंड्स को, आपने उसको यूटिलाइज भी कर लिया, लेकिन अगर आपने फंड्स को इस तरह से यूटिलाइज किया कि वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देंगे, तो इसका मतलब कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर क्या आता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो फोरकास्टिंग करते हैं। देयर आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू यूज टू फाइनेंशियल कंट्रोल। एक तो है हमारे पास रेशियो एनालिसिस। हम क्या कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस, ये मैंने पूरा चैप्टर भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक आप क्या यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्ट। फाइनेंशियल फोरकास्ट ये क्या होगा कि रेशियो एनालिसिस कर लिया और दूसरा फाइनेंशियल, इन टेक्निक्स को यूज करके आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि भाई हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना ठीक है, किस इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ से हम बेटर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे और हमें रिटर्न भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसा हो सकता है कि हम रिटर्न कम लें लेकिन हमारी जो
कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमें टेक्निक्स यूज करके हम अपने फाइनेंस को कंट्रोल भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर और स्कोप और इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव्स? किसी भी बिजनेस का जो प्रोसेस होता है या किसी भी बिजनेस को करने का जो पर्पस होता है उसके बिहाइंड, वो यही होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। प्रॉफिट कमाने के लिए हम कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस कहते ही उसको कि एनी एक्टिविटी दैट इज रन फॉर टू अर्न द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है। तो वो उस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाएगी उसको बिजनेस कहते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि एक है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक टर्म यूज की जाती है जिसमें हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, हम अपने ओवरऑल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है जिसमें और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं इस पे आर्ग्यू करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक रॉन्ग टर्म है, एक गलत टर्म है, एक करप्टेड टर्म है। इसकी वो बहुत सारी इसके अगेंस्ट है। सपोज दैट कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कहते हैं कि ये एक एम्बिगुअस टर्म है, एम्बिगुअस है, वेग है, ठीक है। ये एक क्लियर टर्म नहीं है, इसमें ये पता नहीं चलता कि हमने कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, कौन सा प्रॉफिट, कुछ क्लियर नहीं है, इसमें जो है वो क्लैरिटी नहीं बताई गई, ठीक है। तो दूसरा आर्गुमेंट इस पर ये आता है कि यहाँ पे ये रिस्क को इग्नोर कर देता है, ठीक है, इग्नोर रिस्क, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसीडर नहीं करता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ये जो भी कैश फ्लोज आ रहे होते हैं उसको ये कंसीडर ही नहीं करता, उसको ये कंसीडर नहीं करता कि आज मनी की वैल्यू क्या है कि और उसके बाद जो 10 साल बाद प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी उस, ठीक है। तो उसको ये कंसीडर नहीं करता, ये रिस्क को इग्नोर कर देता है, एम्बिगुअस है। फिर एक और इस पे आर्गुमेंट किया जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर एंड द वर्कर्स राइट्स, कि जब भी आप प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, प्राइस को हाई कर दोगे और जो वर्कर्स हैं उनसे ज्यादा काम लोगे तो उनको उतना पे नहीं करोगे, ठीक है। तो कंज्यूमर से भी प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि वर्कर्स के जो राइट्स हैं उसको एक्सप्लॉयट भी करता है ये, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन। फिर ये इस पे आर्गुमेंट, तो हम इसको ओवरऑल कह देते हैं कि दैट इज द अनएथिकल है, ये यूजेबल नहीं है, इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टर्म बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको कहा। उन्होंने कहा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वेरी गुड टर्म टू एलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। कीप इन माइंड दैट के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप अपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू, जो शेयर की मार्केट वैल्यू उसको मैक्सिमाइज करते हैं इसके अंदर। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर किया जाता है, जो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आपने लगाई होती है आउटफ्लोज की और इनफ्लोज की, जो माइनस करने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको कहते हैं कि ये वेल्थ मैक्सिमाइज हुई है, ये वैल्यू मैक्सिमाइज हुई है। यहाँ पे ये रिस्क को भी टैकल करता है, रिस्क को भी कंसीडर करता है, ठीक है। उसमें ये रिस्क लेता है, ज़्यादा रिस्क होगा तो डिस्काउंटिंग भी ज़्यादा होगी, इस तरह से ये रिस्क को भी कंसीडर करता है, फिर एक्सप्लॉयट भी नहीं करता। तो ओवरऑल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की टर्म जो है इसको कहा गया है कि ये यूज की जानी चाहिए, ये बेस्ट टर्म है, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हुआ? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इस पे भी बहुत ज्यादा अपोजिशंस हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा एनालिस्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं सही, लेकिन बहरहाल एक कंफ्यूजन थी जो मैंने आपकी क्लियर की है कि इस वजह से ये एक टर्म यूज की जाती है कि बेसिक पर्पज उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्विजिट फाइनेंस। पहला ऑब्जेक्टिव ये है ऑपरेशन कि जहां पे फाइनेंस की अवेलेबिलिटी चाहिए, एडिकेट फाइनेंस की, वहां पे फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को फाइनेंस चाहिए तो टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। अगर वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए, रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो वहां पे टाइमली वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल होगा, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगी, तो इसका मतलब है प्रॉपरली टाइम पे काम नहीं होगा, तो आपका वो जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। फिर है मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। पैसा तो आपके पास आ गया,
लेकिन अगर आपने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया उस पैसे को, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, जिस जगह पे इन्वेस्ट करना है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करना है, जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये है उसका ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा तो आपने इन्वेस्ट कर दिया लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जहां पे सेफ्टी ना हो, आपकी कैपिटल जो है वो लॉस होने का खर्चा हो, और तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, फिर फायदा ही कोई नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि जो सेफ हो आपकी, ठीक है, जहां पे सेफ हो, आपको चाहे रिटर्न कम मिल रहा हो लेकिन वो सेफ होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेफ होनी चाहिए, रिस्की नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। फिर है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की ग्रोथ पे फोकस किया जाता है कि ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की। इस तरह से होगी कि आप स्लो एंड स्टडी चल लें, जहां पे आपको प्रॉफिट तो मिल रहा हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही हो, लेकिन स्लो एंड स्टडी हो। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना जहां पे इन्वेस्टमेंट भी सेव ना हो और आपकी ग्रोथ भी ना हो रही हो, आप वहां जहां स्टैंड खड़े हैं वहीं पे स्टैंड। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे आपकी ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज हो रही हो। तो ये इसके ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ यहाँ पे जो डिफाइन किए हैं। फिर हम बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो अगर फाइनेंस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा सोशल, हमें फर्ज भी बनता है, सोशली भी हमें इसको कहना चाहिए कि जो इंटरेस्ट की जो पेमेंट करनी है, डिविडेंड्स की जो पेमेंट करनी है, या बोरोइंग क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करनी है, वो टाइमली होनी चाहिए उनके इंटरेस्ट की, ठीक है। रेगुलर डिविडेंड्स जिसको कहते हैं कि वो मिलने चाहिए अपने जो शेयर होल्डर्स हैं। पेमेंट ऑफ रीजनेबल डिविडेंड्स, कि रीजनेबल डिविडेंड, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपने उनको डिविडेंड ही कुछ नहीं दिया, तो डिविडेंड भी रीजनेबल होना चाहिए जो जस्टिफाई किया जा सके, कुछ उसमें से रिटेन कर लिया जाए प्रॉफिट में से, कुछ जो है वो डिवाइड कर दिया जाए। तो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी पेमेंट भी टाइमली होनी चाहिए, ये भी फाइनेंस का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये ना हो कि उनके, अगर ये नहीं होगा तो वो स्ट्राइक्स पे उतरेंगे, काम रुक जाएगा, और जो मेन आपकी स्ट्रीम होती है काम करने वाले लोग वही रुक जाएंगे, वो काम ही रुक जाएगा, तो आपका इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो सारे फेल हो जाएंगे। फेयर सेटलमेंट विद सप्लायर्स, जो सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ आपने अपना बिहेवियर और आपने जो भी अपनी डीलिंग्स है वो फेयर रखनी है। उनके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से वो आप पे जो है वो ट्रस्ट ना रहे या आपके साथ वो काम करना ना चाहें। तो फेयर सेटलमेंट होनी चाहिए विद योर सप्लायर्स। टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस की टाइमली पेमेंट करेंगे, एक तो आपका ऑब्लिगेशन भी है, ये आपकी ड्यूटी भी है, नेशनल ड्यूटी भी है कि आप उसको टाइमली अपने टैक्सेस को पे करें। और दूसरा ये है कि जब आप ये पे करेंगे तो आप रेगुलेशन से, रूल से, लॉज से बच जाएंगे, आप पे कोई ऐसा केस नहीं होगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। एंड देन मेंटेनिंग रिलेशंस विद फेयरनेस, ठीक है, फाइनेंसर, सॉरी, आपने अपने फाइनेंसर्स के साथ रिलेशनशिप को जो है वो मेंटेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा फाइनेंस ले लिया, उनको धोखा दे दिया, चीट किया, या किसी भी तरह से उसको जो है वो डॉज करके आप जो है वो आगे निकलने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपना रिलेशनशिप जो है अपने फाइनेंसर्स के साथ इतना अच्छा रखना है कि वो आपको फाइनेंस भी दें, आप पे ट्रस्ट भी करें, और आप भी उनके साथ जो है वो फेयर चलो, ठीक है। तो ये हमारे जो है कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव जिसको हमने फुलफिल करना होता है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेज दैट कि हमें फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए कि हम कौन से नए वेज को फाइंड आउट करें, कौन सा नया तरीका हो जिससे हम फाइनेंस को इकट्ठा कर सकें, फाइनेंस हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। इस पे आपने रिसर्च करनी होती है। रिसर्च इनटू न्यू एंड बेटर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, के कौन से बेटर सोर्सेज होते हैं जिनसे हम फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।